हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र षष्ठ अध्याय रस सिद्धांत के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम रस सिद्धांत का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। इसमें रस सिद्धांत को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की आत्मा रस ही है। जिस प्रकार शरीर में प्राण का स्थान है, उसी प्रकार काव्य, नाटक और कला में रस का स्थान है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य कला, संगीत, अभिनय और काव्य के सिद्धांतों का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के षष्ठ अध्याय में भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रस सिद्धांत केवल नाट्य कला का ही आधार नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय काव्य और सौंदर्य शास्त्र का मूलभूत तत्व है। रस ही वह अनुभूति है जो दर्शक या पाठक के हृदय में उत्पन्न होती है जब वह किसी नाट्य, काव्य या कला का रसास्वादन करता है। अब भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसी के बीच लिखा गया माना जाता है। इसमें कुल 36 अध्याय है, जिनमें अभिनय, नाट्य रचना, संगीत, नृत्य, छंद, रस, भाव, अलंकार आदि सभी विषयों का गहन विवेचन है। भरत मुनि कहते हैं कि नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह धर्म, अर्थ, काम और मुख्य इन चारों पुरुषार्थों का साधन है। नाटक मनुष्य के जीवन का दर्पण है, जिसमें हर्ष, शोक, भय, प्रेम, क्रोध आदि सभी भावों का चित्रण होता है। अब मीनिंग ऑफ रस थ्योरी, रस सिद्धांत का अर्थ के बारे में बात करेंगे। रस शब्द का अर्थ है आनंद, आस्वाद या भावानुभूति। जैसे हम किसी स्वादिष्ट भोजन का रसास्वादन करते हैं, वैसे ही नाटक या काव्य से उत्पन्न भावों का आनंद रस कहलाता है। भरत मुनि ने कहा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र, सनिष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब रस सिद्धांत के मुख्य तत्वों के बारे में बात करेंगे। रस सिद्धांत की आधारभूत 3 संकल्पनाएं हैं। 1 विभाव, 2 अनुभाव, 3 व्यभिचारी भाव। इन तीनों के सम्मिलन से ही रस की उत्पत्ति होती है। नंबर 1 विभाव। विभाव का अर्थ है वह कारण जिसके कारण किसी स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। आलम्बन विभाव, जिससे भाव उत्पन्न होता है, जैसे नायक या नायिका। उद्दीपन विभाव, जो भाव को प्रबल बनाते हैं, जैसे ऋतु, स्थान, संगीत, वस्त्र आदि। उदाहरण के लिए, यदि कोई नायक अपने प्रिय नायिका को देखता है तो वह नायिका आलम्बन विभाव है और उसका श्रृंगार, वातावरण, संगीत आदि उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। नंबर 2 अनुभाव। भाव के परिणाम स्वरूप जो बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं, जैसे आंसू बहना, रोमांच होना, मुखमंडल का चमक उठना, गले में रुकावट आना आदि। नंबर 3 व्यभिचारी भाव। यह वे अस्थायी भाव है जो थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को सहारा देते हैं और रस को पूर्ण बनाते हैं, जैसे संकोच, भय, ईर्ष्या, स्मृति, आशंका, लज्जा आदि। ये 33 माने गए हैं। अब स्थायी भाव और रस का संबंध के बारे में बात करेंगे। भरत मुनि के अनुसार प्रत्येक रस का आधार एक स्थायी भाव होता है। वही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के सहयोग से रस के रूप में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, भाव का स्वरूप प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव हास, भाव का स्वरूप हंसी। करुण रस का स्थायी भाव शोक, भाव का स्वरूप दुख। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भाव का स्वरूप गुस्सा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, भाव का स्वरूप पराक्रम। भयानक रस का स्थायी भाव भय, भाव का स्वरूप डर। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, भाव का स्वरूप घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, भाव का स्वरूप आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव सम, भाव का स्वरूप आत्मसंतोष। अब भरत मुनि के अनुसार 8 रस के बारे में बात करेंगे। भरत मुनि ने मूल रूप से 8 रसों का उल्लेख किया है, जिन्हें अष्ट रस कहा गया। बाद में शांत रस को 9वां रस माना गया और इसे नवरस कहा जाने लगा। नंबर 1 श्रृंगार रस। प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का भाव। विभाव, नायक नायिका, सुंदर दृश्य, पसंद, ऋतु। उदाहरण, राधा कृष्ण का प्रेम। नंबर 2 हास्य रस। हंसी और विनोद का भाव। विभाव, हास्यजनक शब्द, कार्य या परिस्थिति। नंबर 3 करुण रस। दुख और करुणा की अनुभूति। विभाव, वियोग, मृत्यु, पीड़ा आदि। नंबर 4 रौद्र रस। क्रोध और आक्रोश का भाव। विभाव, योद्ध, अन्याय, अपमान आदि। नंबर 5 वीर रस। पराक्रम, साहस और बल का भाव।
विभाव, युद्ध, धर्म रक्षा, सहायता आदि। नंबर 6 भयानक रस, भय का भाव, विभाव, अंधकार, राक्षस, मृत्यु का भय आदि। नंबर 7 विभत्स रस, घृणा का भाव, विभाव, गंदगी, क्रूरता, विकृति आदि। नंबर 8 अद्भुत रस, विस्मय और आश्चर्य का भाव, विभाव, चमत्कारिक दृश्य, असंभव घटना आदि। नंबर 9 शांत रस, आत्म शांति और वैराग्य का भाव, विभाव, ज्ञान, ध्यान, मोक्ष की भावना। अब रस की निष्पत्ति के बारे में बात करेंगे। रस अपने आप में वस्तु नहीं है, यह अनुभव है। ये तब उत्पन्न होता है जब दर्शक अपने व्यक्तिगत भावों को भुलाकर पात्रों के भावों में तल्लीन हो जाता है। इसे ही रसास्वादन कहा जाता है। भरत मुनि का मत है कि रस की अनुभूति लोकात्मक नहीं बल्कि अलौकिक होती है। दर्शक किसी पात्र के दुख में स्वयं दुखी नहीं होता, परंतु वह उस दुख के सौंदर्य का आनंद लेता है। यही रस का रहस्य है। अब रस सिद्धांत का प्रभाव के बारे में बात करेंगे। रस सिद्धांत केवल नाट्य शास्त्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आगे चलकर संपूर्ण भारतीय काव्य परंपरा का आधार बन गया। आचार्य आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त आदि ने इस सिद्धांत को और अधिक गहराई दी। आनंदवर्धन ने रस को ध्वनि सिद्धांत से जोड़ा। अभिनवगुप्त ने कहा रस ही ब्रह्मानंद के समान है। विश्वनाथ ने रस को काव्यात्मा कहा, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। अब रस का दार्शनिक पक्ष के बारे में बात करेंगे। भरत मुनि के अनुसार रस का अनुभव आत्मा के आनंद से जुड़ा है। ये आध्यात्मिक आनंद है जो मनुष्य को उसके सांसारिक दुख से क्षण भर के लिए मुक्त कर देता है। रस का अनुभव व्यक्ति को सहानुभूति की स्थिति में ले जाता है, जहां वह पात्र के साथ एकात्म हो जाता है। अब भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रस सिद्धांत की निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भरत मुनि का रस सिद्धांत भारतीय साहित्य और कला की अमर धरोहर है। यह केवल कला की तकनीक व्याख्या नहीं, बल्कि मनुष्य की भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभूति का दर्शन है। रस ही वह तत्व है जो कविता, नाटक, संगीत और चित्रकला को जीवन देता है। संक्षेप में कहा जाए तो जहाँ रस है वही काव्य है, और जहाँ रस नहीं वहाँ केवल शब्दों का समूह। इस प्रकार भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय में वर्णित रस सिद्धांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र का हृदय है, जिसने हजारों वर्षों से भारतीय कला और साहित्य को रसपूर्ण बनाए रखा है।